हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेक्चर नंबर 3 हम लोगों को स्टार्ट करना है आज आपका सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का। और लेक्चर नंबर 2 हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था, आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, हम एज्यूम करेंगे। लेक्चर नंबर 2 हमने छोड़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे, जहाँ पर मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच करनी बताई थी। आज मैं इसी अप्रोच को आगे कैरी करूँगा और अब मैं आपके साथ जो ये रूल थे ना, इनके ऊपर स्टार्ट करूँगा मॉडर्न अप्रोच। ये वाले इन मॉडर्न अप्रोच को मैं आगे बढ़ाऊंगा आपके साथ। एक बार इसको और देख लेना आप ध्यान से। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल ये एक कैटेगरी है, एसेट और एक्सपेंस ये दूसरी कैटेगरी है। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल इसमें से कुछ भी इंक्रीज होगा तो आप करोगे क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल में कुछ भी इंक्रीज होगा तो आप करोगे क्रेडिट। और इसका वाइस वर्सा, अगर इनमें से कुछ भी डिक्रीज होगा तो आप करोगे डेबिट। एसेट और एक्सपेंस में इसका उल्टा होता है। तो ये हम लोगों ने आपके साथ स्टार्ट किया था। आओ इसी को ही आगे बढ़ाते हैं अब हम लोग। मैं आप लोगों के साथ इसको कुछ इस तरीके से स्टार्ट करूंगा, कुछ जर्नल एंट्रीज या कुछ इंपैक्ट मैं आप लोगों को पहले समझाता हूं, ठीक है। चलो जर्नल एंट्रीज, जैसे मान लो मैं एक ट्रांजैक्शन लेता हूं आपके साथ कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस मिस्टर ए हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। कोई मिस्टर ए हैं जो कि ओनर हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने कितना अमाउंट लगाया, 2 लाख। अब ये 2 लाख मिस्टर ए ने बिजनेस में लगाया। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि कौन से दो अकाउंट हैं जो इस पे इंपैक्ट होंगे। तो मैं कहता हूं सर एक तो होगा कैश, एक तो होगा कैश, और क्योंकि ओनर ने बिजनेस में कुछ लगाया है तो दूसरा अकाउंट जो इंपैक्ट होगा वो होगा कैपिटल। दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे यहां पर, एक कैश और एक कैपिटल। कैश को आप किस में क्लासिफाई करोगे, एसेट में, लायबिलिटी में, इनकम में, कैपिटल में, किस में करोगे या एक्सपेंस में। तो कैश आपका बनेगा एसेट, कैश आपका होगा एसेट, और कैपिटल तो आपकी है ही कैपिटल। तो मैं लिख देता हूं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये चेक किया कि ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट हैं जो इंपैक्ट हो रहे हैं। फिर उन दो अकाउंट को हम लोगों ने लिख लिया कि भाई एक कैश है और एक कैपिटल है। फिर हमने उनका नेचर ढूंढा, कैश का नेचर क्या है, एसेट, कैपिटल का नेचर क्या है, कैपिटल। अब आपको यह देखना है बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपने पाया कि सर जब बिजनेस में हम लोग कैश इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा, हमारे बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा। और कैपिटल, कैपिटल भी हमारे बिजनेस की इंक्रीज होगी। मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कि भाई जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसकी कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होती है। तो दोनों चीज इंक्रीज हो रही है, आपकी एसेट भी और कैपिटल भी। अब ये रूल आपको क्लियर होना चाहिए भाई, ये रूल आपको अब क्लियर होना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे उसको डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। यहां से उठेंगे ये रूल, कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ये रूल आपको यहां से उठाने पड़ेंगे अब। यानी एक आपका डेबिट हो गया और एक आपका क्रेडिट हो गया। अब करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में रूल क्या होता है, जो डेबिट है पहले उसको लिखते हैं, फिर जो क्रेडिट है उसको लिखते हैं। तो पहले जो डेबिट है, कौन है डेबिट, कैश। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो कैश अकाउंट, बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट ही बता देता हूं लगे हाथ। जर्नल का अपना फॉर्मेट है भाई,
क्या फॉर्मेट है जर्नल का, देख लो एक बार। यहाँ पे आती है डेट, जिस डेट को आप एंट्री होती है। डेट के बाद आता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आता है एक लेजर फोलियो, लेजर फोलियो के बाद आता है डेबिट, और उसके बाद आता है क्रेडिट। कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब जो डेबिट है पहले उसको लिख लो। डेबिट कौन हुआ है, कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, तो पहले लिखो कैश A/C, मतलब अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट होगा, 2 लाख, 2 लाख डेबिट वाले कॉलम में आप लिखोगे। फिर आप लिखते थे टू कैपिटल अकाउंट, और ये आप क्रेडिट वाले कॉलम में लिखोगे। और इसमें ना एक नरेशन भी आती है। नरेशन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो जर्नल एंट्री मैंने पास किया है वो जर्नल एंट्री किस चीज से रिलेट है। तो उसमें हम लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बस ये कंप्लीट हो गई। तो मैं हर बार आपको फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बार बना के दिखा दिया। जो कॉमर्स से है उनको आइडिया है, जो साइंस से है उनको समझ आ जाएगा। अब हम ओ ट्रांजैक्शन को समझते हैं, ओ ट्रांजैक्शन को देखते हैं। एक ट्रांजैक्शन मैंने आपके सामने की, अगली ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स फॉर ₹25,000। आपने 25,000 के गुड्स परचेज किए। जब आप 25,000 के गुड्स परचेज करते हो तो दो अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट होंगे, सबसे पहले आपको वो देखना है। तो पहला अकाउंट जो आपके पास इंपैक्ट होगा गुड्स परचेज करने के लिए, उसको नाम दिया जाता है परचेजेस। और क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं और कैश में यहां पर कुछ लिखा नहीं है, जब कुछ लिखा नहीं होता कि आपने कैश में परचेज किया या उधार पर परचेज किया, तो आप हमेशा कैश मान के चलते हो। तो दूसरा अकाउंट जो ओपन होगा, दूसरा अकाउंट ओपन होगा कैश अकाउंट। परचेजेस मैं किस चीज की कर रहा हूं, गुड्स की। तो मैं इसको मान के चलता हूं कि मैंने एसेट्स परचेज किया, यानी मेरे पास गुड्स एक एसेट है। बेसिकली गुड्स क्या है, गुड्स होता है वो आइटम जिसमें बिजनेस डील करता है। तो अगर आपने कोई भी ऐसा आइटम परचेज किया है जिसमें आप डील करते हो, जो कि आप परचेज कर रहे हो फॉर रीसेल, या आप उसे कंज्यूम करोगे, तो उसे गुड्स कहा जाता है। और जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो जो अकाउंट ओपन करोगे वो परचेजेस ओपन करोगे। आप पूछोगे सर परचेजेस का मतलब, परचेजेस का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर खरीदना, जो कि गलत है। अकाउंट्स में परचेजेस का मतलब खरीदना नहीं होता, अकाउंट्स में परचेजेस का मतलब होता है गुड्स खरीदना। अगर मैं गुड्स के अलावा कुछ और खरीदूंगा तो मैं परचेजेस वर्ड यूज नहीं करूंगा। परचेजेस वर्ड यूज ही कब होगा, जब आपने गुड्स परचेज किए होंगे। तो गुड्स परचेज करोगे तो परचेजेस आ गया। परचेजेस में हमारे गुड्स एसेट हैं। अब अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो पैसा, गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, तो आपका एसेट क्या हो रहा है, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे डेबिट करता हूं। दूसरी तरफ अगर मैं किसी से गुड्स परचेज करके ला रहा हूं तो मैंने उसको कुछ बदले में दिया, क्या दिया, मैंने उसको कैश दिया, तो मैं कह सकता हूं मेरी जेब में से कैश चला गया। कैश मेरा क्या है, कैश मेरा एसेट है। एसेट क्या हो रहा है यहां पर, एसेट मेरे पास से जा रहा है, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज होगा तो मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे क्रेडिट करूंगा। तो अब मेरे पास क्या एंट्री बनेगी, जो डेबिट है पहले उसे लिखो, पहले डेबिट वाला फिर क्रेडिट वाला। तो जो डेबिट है पहले उसे लिखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000। नरेशन अगर मैं लिखूंगा आपके लिए तो मैं लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। बच्चों जितने प्यार से, जितने ध्यान से मैं करा रहा हूं उतने ही ध्यान से आप करना। मैंने आपको बताया कॉमर्स से हो तब भी इग्नोर मत करना कि साथ में आपने कुछ और स्टार्ट कर लिया अपने फोन में, आप पता लगा फेसबुक देख रहे हो, ऐसा मत करना, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक एंट्री और समझाता हूं आपको, एक क्या बहुत सारी एंट्री करेंगे एक एक करके। अभी मैं आपसे कहता हूं फर्नीचर
परचेज्ड ₹11,000। आपने 11,000 का फर्नीचर परचेज किया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कौन से अकाउंट ओपन करोगे? कौन से 2 अकाउंट है जिन पर इंपैक्ट आएगा फर्नीचर परचेज करने पे? द आंसर इज, सर अगर हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास फर्नीचर आया, और फर्नीचर वाले को हमने क्या दिया होगा बदले में? हमने उसको कैश दिया होगा सर बदले में। तो फर्नीचर मेरा क्या है? फर्नीचर मेरा एसेट है। कैश मेरा क्या है? कैश भी मेरा एसेट है। दोनों मेरे एसेट हैं सर। फर्नीचर आ रहा है तो मैं कह सकता हूं फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है। कैश जा रहा है तो कैश में कह सकता हूं मेरा एसेट है जो कि डिक्रीज कर रहा है। तो एक एसेट इंक्रीज कर रहा है, जो एसेट इंक्रीज कर रहा है उसको मैं क्या नाम दूंगा? डेबिट। और जो एसेट डिक्रीज कर रहा है उसको क्या मैं नाम दूंगा? क्रेडिट। तो फर्नीचर मेरा एसेट है, इंक्रीज कर रहा है, डेबिट। कैश मेरा एसेट है, डिक्रीज कर रहा है, क्रेडिट। एंट्री सिंपल रहेगी, जो डेबिट है पहले वो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11,000। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। नरेशन में बता देता हूं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। और एंट्री समझते हैं आगे भाई, और एंट्री समझते हैं आगे। मैं आपसे एक एंट्री कहता हूं, चलो ऐसे समझ लो, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी ₹35,000। आपने कुछ गुड्स परचेज किए थे, वो गुड्स आपने सोल्ड कर दिए। आपने वो गुड्स किसको सोल्ड कर दिए? वो गुड्स आपने सोल्ड कर दिए किसी मिस्टर बी को। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, यहां पर आपको नाम दिया हुआ है, यानी आपने जिससे परचेज किया उसका नाम गिवन है मिस्टर बी। क्या कहीं इस एंट्री में ये लिखा है कि आपने गुड्स कैश में सोल्ड किए? कहीं ये मेंशन है? नहीं सर, ये कहीं मेंशन नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपने गुड्स जो हैं वो कैश में सोल्ड किए। लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा कि आपने गुड्स उधार पर सोल्ड किए, या मैं ये कहूं कि ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि गुड्स आपने कैश में सोल्ड नहीं किए। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मैंने गुड्स कैश में सोल्ड किए या मैंने गुड्स उधार पे सोल्ड किए? मैं कैसे पता लगाऊंगा? सिंपल रूल ध्यान रखना, ये मेंशन नहीं हो कि गुड्स कैश में सोल्ड हुए हैं, बट जिस पार्टी को सोल्ड हुए हैं उस पार्टी का नाम गिवन है। आपने किसको सोल्ड किए हैं उसका नाम गिवन है। जहां ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो गई, पहला सोल्ड कैश में हुए हैं या नहीं ऐसा नहीं पता, सोल्ड कैश में हुए हैं या नहीं ऐसा नहीं पता, दूसरा जिस पार्टी को सोल्ड किए हैं उसका नाम गिवन हो, तो हमेशा वो माना जाएगा कि आपने उधार पर सोल्ड किए हैं। तो जब आप उधार पर सोल्ड करोगे, 2 अकाउंट कौन से ओपन होंगे ध्यान रखना। जब भी आप गुड सोल्ड करोगे तो एक अकाउंट जो ओपन होगा वो होगा सेल्स अकाउंट, यानी जब भी मैं गुड्स परचेज करूंगा तो अकाउंट ओपन होगा परचेजेस, और जब भी मैं गुड्स सोल्ड करूंगा तो अकाउंट ओपन होगा सेल्स। और दूसरा अकाउंट जो आप यहां ओपन करोगे वो होगा मिस्टर बीज अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो आप यहां ओपन करोगे वो होगा मिस्टर बीज अकाउंट। अब सेल्स में क्या हुआ, मेरे जो एसेट थे ना, गुड्स मेरे एसेट थे, वो चले गए, वो डिक्रीज हो गए। गुड्स जो कि मेरे एसेट थे वो क्या हो गए? वो डिक्रीज हो गए। मिस्टर बी मेरे क्या बनेंगे भाई? मिस्टर बी बनेंगे मेरे डेटर। मिस्टर बी बनेंगे मेरे डेटर। डेटर कौन होता है? डेटर होता है वो इंसान जिसको हमने उधार पर कोई माल बेचा है एंड इन फ्यूचर मुझे उससे वो पैसा रिकवर होगा। कब रिकवर होगा? फ्यूचर में रिकवर होगा। यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसको मैंने गुड्स बेचा
और मुझे उससे पैसा मिलेगा इन फ्यूचर, तो उस इंसान को क्या कहा जाएगा? उस इंसान को कहा जाएगा कि वो मेरा क्या है? वो मेरा डेटर है। उस इंसान को मैं कहूंगा कि वो मेरा डेटर है बच्चों। डन। तो मिस्टर बीज अकाउंट डेटर है, और डेटर भी मेरा क्या है? डेटर भी मेरा एसेट है। और अब मेरा डेटर क्या हो रहा है? मेरा डेटर इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे पास दोनों निकल कर आ गए। पहला क्या था? सेल्स। सेल्स में मेरे एसेट जा रहे हैं, यहां पर सेल्स में एसेट क्या है? गुड्स। तो गुड्स जा रहे हैं। जब गुड्स जा रहे हैं या एसेट जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। और जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे क्रेडिट करते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर बी जो कि मेरा डेटर है, जिसको मैंने उधार पर माल बेचा, उससे पैसा मिलेगा, तो वो मेरा क्या हो रहा है? मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसे मैं क्या करूंगा? डेबिट। जब भी आपका एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, जब भी आपका एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। सिंपल रूल एकदम। एंट्री क्या बनेगी? पहले डेबिट जो है उसको लिखोगे आप, यानी कि आप लिखोगे मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट 35,000 टू सेल्स अकाउंट 35,000 being goods sold। या अगर आपको इसको और बढ़ाना है तो आप इसको ऐसे बढ़ाओगे, being goods sold टू मिस्टर बी। आपने मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड किए। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5। तो मैंने आपके साथ अभी ये वाली एंट्री डिस्कस की। चलो अब मैं आपके साथ एक एंट्री और डिस्कस करता हूं। इसी बीच रेंट पे करने का समय आ गया। जहां मैं बिजनेस करता हूं वो रेंट पर करता हूं, तो मैंने रेंट पे किया ₹8,000। 8,000 मैंने किराया पे किया अपनी बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग में मैं काम करता हूं। अब जब आप किराया पे करोगे तो एक अकाउंट ओपन होगा, कैश अकाउंट। एक अकाउंट ओपन होगा कैश अकाउंट, और कैश मेरा क्या है? कैश मेरा एसेट है। दूसरा अकाउंट मेरा जो ओपन होगा वो है रेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो मेरा ओपन होगा वो है रेंट अकाउंट। रेंट मैं किस में डालूं बताओ? एसेट में, लाइबिलिटी में, इनकम में, कैपिटल में, या एक्सपेंस में? द आंसर इज सर रेंट आपका एक्सपेंस होगा। रेंट आपका खर्चा है। कई लोग कहते हैं सर लाइबिलिटी भी तो हुई। कई बार स्टूडेंट का डाउट आता है सर लाइबिलिटी भी तो हुई। बच्चों लाइबिलिटी कैसे हुई? मान लो मैं आपको इसे ऐसे समझाता हूं। आपको रेंट पे करना है 10 तारीख को हर महीने की, तो 10 फरवरी का मान लो मुझे रेंट पे करना है। 1 फरवरी को रेंट ड्यू हो जाता है। 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में ये मेरा एक्सपेंस ही रहेगा। हाँ, अगर 10 फरवरी को पे नहीं करता हूं तो 10 फरवरी के बाद ये मेरी क्या बन जाएगी? ये मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। यानी जब तक आपको ये नहीं बोला गया कि भैया डेट निकल गई थी बट आपने रेंट पे नहीं किया, तो इट मीन्स वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, वो आपका सिंपल खर्चा है और आपने उसको विद इन ड्यू पीरियड पे कर दिया होगा। तो क्या रेंट आपका एक्सपेंस है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे कैश अकाउंट जो एसेट है वो आ रहा है या जा रहा है? सर जा रहा है। मैंने जिसको रेंट पे किया होगा तो मेरा एसेट क्या कर रहा है? मेरा एसेट डिक्रीज कर रहा है। मैंने जिसको रेंट पे किया होगा मेरा एसेट डिक्रीज कर रहा है, कैश डिक्रीज कर रहा है। और कैश जब डिक्रीज करता है तो मैं उसको क्या करता हूं? मैं उसको क्रेडिट करता हूं। रेंट अकाउंट जो कि एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस होता है, इंक्रीज होता है, जब आप कोई भी खर्चा करते हो तो खर्चे का ओरिजिनल नेचर होता है डेबिट, तो आप उसे डेबिट ही लेके चलोगे। कई बार बच्चा कहता है सर आपने रेंट पे कर दिया, और क्योंकि आपने रेंट पे कर दिया तो आपका खर्चा तो कम हो गया। नहीं बच्चों, ये सोच गलत है, सरासर गलत है। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने रेंट पे किया 8,000, तो मैं क्या बोलूंगा? कि मेरा खर्चा 8,000 का है महीने का। मैंने एक जगह और ले ली किराए पर,
एक रेंट की जगह और ले ली मैंने किराए पे 10,000 का। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जी मेरा जो टोटल खर्चा है वो कितना हो गया, 18,000। तो आपका खर्चा होता है, आपका खर्चा कम या ज्यादा नहीं होता, आपका खर्चा होता है। जब भी आप कोई खर्चा करोगे, आपने रेंट पे की, आपने सैलरी पे की, आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कोई भी खर्चा आप करते हो तो वो आपका डेबिट करना है, हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों। रेंट पेड हो गया ₹8,000, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, डन। अब एंट्री क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और ये एंट्री नंबर क्या थी, मैंने लिखा नहीं है क्या, लिखा हुआ है, ठीक है वो इधर चला गया। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 8,000 बीइंग रेंट पेड, आपने रेंट पे कर दिया। सिक्स्थ और एंट्री देखते हैं भाई, और एंट्री हम क्या देखते हैं, मान लो हमने गुड्स परचेज किए फ्रॉम मिस्टर सी ₹12,000। आपने 12,000 के गुड्स परचेज किए, किससे परचेज किए, मिस्टर सी से। सबसे पहले ये ध्यान लगाना कि आपने उधार पर परचेज किए या आपने नगद में परचेज किए। आपने क्रेडिट पे परचेज किए और यू हैव परचेज्ड इट ऑन कैश, द आंसर इज उधार पर। कैसे पता लगा, वही सेम रूल, आपको क्वेश्चन में कहीं ये गिवन नहीं है कि आपने कैश में परचेज किया, लेकिन जिससे परचेज किया उस पार्टी का नाम गिवन है। तो जब उस पार्टी का नाम गिवन है तो वो क्या माना जाएगा, उधार पर माना जाएगा। सबसे पहले क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं तो अकाउंट क्या ओपन होगा, अकाउंट ओपन होगा परचेजेस अकाउंट। और परचेजेस में मेरे गुड्स मेरे क्या हैं, गुड्स मेरे एसेट हैं। परचेजेस में मेरे गुड्स मेरे क्या हैं, एसेट हैं। एसेट क्या हो रहा है मेरा, गुड्स क्या हो रहा है मेरा, आ रहा है या जा रहा है, बताओ जल्दी, आ रहा है। तो मेरे गुड्स इंक्रीज कर रहे हैं। जब गुड्स इंक्रीज करते हैं तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे डेबिट करता हूं। परचेज हो गया। परचेज के बाद अगला आता है मेरे पास, कौन सा आएगा, दूसरा आएगा, क्योंकि आपने उधार पर परचेज किया तो दूसरा अकाउंट ओपन होगा मिस्टर सी। अब जिनसे आप उधार पर परचेज करते हो उनको हम लोग एक नाम देते हैं, कैटेगरी देते हैं, उसका नाम है क्रेडिटर। और ये क्रेडिटर मेरा किस में फॉल करता है, ये क्रेडिटर मेरा फॉल करता है लायबिलिटी में। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने 11th क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा था, 11th क्लास में टीचर कह के थक जाता है कि बच्चों पढ़ लो, ये बेस बहुत काम आएगा, लेकिन बच्चों के तो कान पर जूं भी नहीं रेंगती, उन्हें तो पढ़ना ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि 10th के बोर्ड देकर आए होते हैं, 12th में फिर बोर्ड देने सोचते हैं, 1 साल की छुट्टी मिली है। तो उन बच्चों को ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझना है। और उन बच्चों ने जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था 11th में, तो उनको भी अच्छे से ये रिवीजन के तौर पे लेना है। क्रेडिटर क्या होते हैं मेरे, क्रेडिटर होती है मेरी लायबिलिटी। अब यहां पर मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे क्रेडिट करता हूं। अब ना पहले इसकी एंट्री करता हूं, फिर मैं आपको ये दोनों वर्ड दोबारा समझाऊंगा, डेटर और क्रेडिटर। तो परचेजेस मेरा क्या हो रहा है, परचेजेस मेरा डेबिट हो रहा है, तो मैंने एंट्री की परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने से, 12,000 से, टू मिस्टर सीज अकाउंट। 12,000 से मैंने इसको अपनी लायबिलिटी बना ली। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज किए हैं, किस पे परचेज किए हैं, क्रेडिट पे परचेज किए हैं। तो ना बच्चों मैंने आपके साथ ना 2 चीजें डिस्कस की हैं, एक डेटर और एक क्रेडिटर। मैं इन दोनों को एक बार आपको यहां पे दोबारा से नोट करा देता हूं, आप लिख लेना। एक वर्ड था डेटर और एक वर्ड था क्रेडिटर।
डेटर कौन थे? पर्सन टू whom we have sold goods on credit। वो लोग जिनको हमने उधार पर माल बेचा है, वो लोग जिनको हमने उधार पर माल बेचा है उसको क्या कहा जाता है? उसको डेटर्स कहा जाता है। यानी कि ये बेसिकली वो लोग हो गए from whom we will receive money in फ्यूचर, जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आज हमने इनको उधार पर माल बेचा है, तो इसीलिए इनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। डन। क्रेडिटर पे आता हूं। क्रेडिटर इसका वाइस वर्सा चलेगा। पर्सन फ्रॉम whom we have purchased goods on credit। ये बेसिकली वो लोग हैं जिनसे हमने उधार पर माल खरीदा है, उनको कहा जाएगा क्रेडिटर्स। यानी कि टू whom we will pay money इन फ्यूचर। वो लोग जिनको हम पैसा देंगे भविष्य में। याद रखने का तरीका बताऊं आपको? याद रखने का तरीका देखना, याद रखने का तरीका देखो। D फॉर डेटर, C फॉर क्रेडिटर, D फॉर डेटर, D फॉर डैडी, C फॉर क्रेडिटर, C फॉर चाइल्ड। आया नहीं ढंग से? मैं दोबारा लिख देता हूं। राइटिंग मेरी माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छी है, तो कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर देख लेना, ध्यान से समझते रहना, वर्ड्स को साथ साथ सुनते रहना। डी फॉर डेटर, डी फॉर डैडी। अब आपके जो डैडी हैं, आप उनसे पैसा लेते हो या आप उन्हें पैसा देते हो? आप कहां से दोगे सर? आप अपने डैडी से पैसा मांगते हो, लेते हो। आज मांगोगे कल मिलेगा, कल मांगोगे परसों मिलेगा। तो जब आप जिनसे आप पैसा मांग रहे हो उन्हें क्या बोल रहे हो? डी फॉर डैडी, यानी डी फॉर डेटर, जिनसे पैसा मांगेंगे। पेरेंट्स अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को पैसा देते हैं, आज देंगे कल देंगे, पैसा देते हैं चाइल्ड को। तो जब आप चाइल्ड को पैसा देते हो तो सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेडिटर। जैसे आप चाइल्ड को पैसा देते हो ऐसे ही आप क्रेडिटर को पैसा देते हो। सिंपल। तो ये याद रखने का जुगाड़ है, बस इसको याद रखना जरा। 6th एंट्री हमने कर ली, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो और एंट्री समझते हैं कुछ। एंट्री नंबर 7, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1000। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ? 1000। दो अकाउंट कौन से इंपैक्ट होंगे? एक होगा खुद इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हुआ, एक होगा खुद इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हुआ। इंटरेस्ट जब रिसीव हो रहा है तो उसको किस में डालोगे? चलो बताओ। जब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो किस में डालोगे? एसेट में डालोगे, कैपिटल में डालोगे, इनकम में डालोगे, लायबिलिटी में डालोगे, एक्सपेंस में डालोगे? किस में डालोगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आप डालोगे इनकम में। इंटरेस्ट को आप डालोगे इनकम में। इंटरेस्ट मिलना या कुछ भी मिलना आपकी बेसिकली इनकम होती है, ध्यान रखना। और यहां पर मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम हो रही है, तो वो इंक्रीज हो रही है।
जब इनकम होती है तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे क्रेडिट करता हूं। जब इनकम होती है तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे क्रेडिट करता हूं। सेकंड आएगा क्योंकि आपको रिसीव हुआ, तो मैं अज्यूम करता हूं क्या रिसीव हुआ, आपको कैश रिसीव हुआ। कैश बेसिकली आपका एसेट है, एसेट भी आ रहा है। एसेट जब आ रहा है, कैश जब आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे डेबिट करेंगे। अब जो डेबिट है पहले वो लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1000 1000। 1000 आपका कैश रिसीव हो गया, 1000 आपका इंटरेस्ट आ गया। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, डन। अच्छा, और एक एंट्री देखते हैं भाई, और एक एंट्री देखते हैं। गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹1500 इज रिटर्न्ड। आपने कुछ गुड्स परचेज किए थे ना, तो वो जो गुड्स आपने परचेज किए थे उनमें से 1500 के गुड्स आपने रिटर्न कर दिए। गुड्स परचेज, बल्कि इसको ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये वाली एंट्री से लिंक कर लेते हैं इसको, 6th एंट्री से। गुड्स परचेज फ्रॉम सी, गुड्स परचेज फ्रॉम सी वर्थ ₹1500 इज रिटर्न। अब ऐसे समझते हैं इसको, 1500 के गुड्स हमने लिए थे जो, उसमें से 1500 के गुड्स हमें रिटर्न करने पड़ गए। जब आपने गुड्स परचेज किए थे, ये वाली एंट्री थी भाई, ये रही, जब आपने गुड्स परचेज किए थे तो माल आया था, गुड्स आए थे, और मिस्टर सी आपकी क्या बनी थी, लाइबिलिटी, यानी क्रेडिटर्स, वो इंक्रीज हुए थे। अगर मैंने किसी से 12,000 के गुड्स परचेज किए थे, एंट्री नंबर 6 में आपको नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पे टॉप पे, अगर आपने 12,000 के गुड्स परचेज किए थे किसी से, तो हमारा क्या निकल कर आया था कि भाई 12,000 के गुड्स मेरे पास गोडाउन में आ गए और मुझे इस बंदे को, मिस्टर सी को 12,000 देने हैं इन फ्यूचर, लेकिन अब उसमें से 1500 का माल मेरे को वापस करना है। तो जब मैं माल वापस करूंगा तो उसके लिए जो एक अकाउंट ओपन करूंगा मैं, उस एक अकाउंट का नाम होगा परचेज रिटर्न। एक अकाउंट का नाम होगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के अलावा जो दूसरा अकाउंट होगा वो होगा मिस्टर सी का ही। परचेज रिटर्न के अलावा जो दूसरा अकाउंट होगा वो होगा मिस्टर सी का। अब मेरी बात ध्यान से समझना, परचेज रिटर्न में मेरे गुड्स जो मैंने किसी टाइम पर खरीदे थे, जो मेरा एसेट था, वो वापस जा रहा है, तो मेरे गोडाउन में से माल डिक्रीज हो रहा है, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो मैं उसे क्या कर देता हूं, क्रेडिट कर देता हूं। मिस्टर सी मेरी क्या थी, मिस्टर सी मेरे क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स का मतलब होता है मिस्टर सी मेरी लाइबिलिटी थी। अब अगर मैंने उससे 12,000 का माल खरीदा था तो मैं उसे 12,000 रुपए देने थे, लेकिन 1500 का माल वापस कर रहा हूं, तो मैं उसे पूरे 12,000 नहीं दूंगा, मैं उसे कितने दूंगा, 10,500। मैं उसे कितने दूंगा, 10,500। तो इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो आप उसे क्या करते हो, आप उसे डेबिट करते हो। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो आप उसे क्या करते हो, आप उसे डेबिट करते हो। एंट्री, मिस्टर सीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मिस्टर सीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये आपके पास निकल कर आया बच्चों। अमाउंट 1500 1500। इसी के साथ आपको एक एंट्री और लिंक करा दूं, चलो एक एंट्री और लिंक कराता हूं इसी के साथ आपको। वो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, अमाउंट रहने दो, आप लिखो ₹10,000
पेड टू मिस्टर सी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आपने 10,000 पे कर दिए मिस्टर सी को इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब जरा आप मिस्टर सी का अकाउंट देख लो भाई। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूं ताकि आपको नजर आ जाएगा एक ही पेज पर। ये मिस्टर सी का अकाउंट देख लो जरा। मिस्टर सी, एंट्री नंबर सी में आपकी मिस्टर सी की लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी। आपने मिस्टर सी से माल खरीदा था कितने का? 12,000 का। एंट्री नंबर 6 में, इस वाली में। उसके बाद एंट्री नंबर 8 में आपने मिस्टर सी को वापस कर दिया था माल, जिससे कि लायबिलिटी कम हो गई थी कितने की? 1500 की। तो आपको उसका कितना पैसा चुकाना था? आपको उसका 10,500 चुकाना था। लेकिन आपने चुकाया कितना? आपने सिर्फ 10,000 दिया, वो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब है मिस्टर सी ये पकड़ो 10,000 और कुछ नहीं मिलेगा। यार 500 रुपए का तो डिस्काउंट भी दे सकता है ना मिस्टर सी। इतनी बड़ी कोई डील थोड़ी हो गई। हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, रेगुलर हम मिस्टर सी से माल खरीदते हैं, तो 500 रुपए का डिस्काउंट दे देगा मिस्टर सी, तो क्या चला जाएगा आपका? मिस्टर सी का भी दिल बड़ा था, उसने कहा ठीक है जी 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, लाओ 10,000। तो हमने बेसिकली मिस्टर सी को 10,000 पे किया, वो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। अब इसको ध्यान से समझना। अच्छा, यहां पे आपका फायदा हुआ है नुकसान हुआ? देना कितना था? 10,500। आपने कितना दिया? 10,000। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आपका फायदा हुआ सर, 500 रुपए कम देने पड़े। उसी के हिसाब से एंट्री समझना आप। सबसे पहले एंट्री मैं ओपन करता हूं, जो अकाउंट पे इंपैक्ट आया वो है मिस्टर सी। और मिस्टर सी का जो इंपैक्ट आएगा ना, वो पूरे से आएगा जितना बैलेंस उनका बच रहा था, यानी कि 10,500। पूरा 10,500 से आएगा भाई। मिस्टर सी जो कि हमारे 10,500 के लाइबिलिटी थी, क्या थी? लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी थी। अब वो लाइबिलिटी खत्म हो गई, अब वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हो गई? क्योंकि हमने उनका पैसा चुका दिया। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे डेबिट करते हैं। जब भी आपकी लाइबिलिटी खत्म होगी तो आप उसे डेबिट करोगे। दूसरा अकाउंट, दूसरा अकाउंट होगा बच्चों कैश अकाउंट। कैश कितने से गया? तो कैश गया सिर्फ 10,000 से। 10,500 पे करने थे, लेकिन आपने 10,500 पे नहीं किए। आपने कितने पे किए? आपने सिर्फ 10,000 पे किए। कैश आपका क्या है? कैश आपका एसेट है। कैश आपका क्या है? कैश आपका एसेट है। और ये एसेट जो आपका कैश है, वो आ रहा है या जा रहा है? वो जा रहा है, तो वो डिक्रीज हो रहा है। और जब वो डिक्रीज होगा तो हम उसे क्या करेंगे? जब वो एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। क्या एंट्री बनेगी? अभी नहीं बनेगी। अगर आप अभी एंट्री कर देते हो, चलो मान लो आपने एंट्री कर दी, तो आप क्या एंट्री करोगे? डेबिट कौन है? मिस्टर सी। आप एंट्री करोगे मिस्टर सीज अकाउंट डेबिट, कितना? 10,500। क्रेडिट कौन है? कैश। आप एंट्री करोगे टू कैश अकाउंट 10,000। सर मैच ही नहीं हुआ ना। हमेशा डेबिट का और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए, लेकिन यहां आ रहा है 10,500 और यहां आ रहा है 10,000। कितने की गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ हो रही है 500 रुपए की। तो 500 रुपए का क्या रह गया सर? 500 रुपए का वही फायदा रह गया आपका। उसको मैं नाम दूंगा डिस्काउंट, क्योंकि फायदा है तो मैं नाम दूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड। और फायदा है तो इनकम है। इनकम को क्या करता हूं मैं? क्रेडिट करता हूं। तो एक अकाउंट और ओपन होगा, इसमें आप क्रेडिट करोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना? 500। अब देखो, अब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गए। अब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एंट्री है भाई, इसको समझना। मैं और आगे एंट्री आपको लिंक कराता हूं। मैं आपको मोटा मोटा बेसिक जितनी एंट्रीज हैं वो क्लियर करा दूंगा सारी।
और जब मैं आपको कोई चैप्टर खत्म कराता हूं, जैसे ये जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये हमारे टारगेट पर हैं। अगले आने वाली 1-2 क्लास में, आज की और नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा हमारा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसमें कुछ है नहीं। तो आपका ये ना चैप्टर नंबर 2 है, शायद आपके स्टडी मॉड्यूल में ये चैप्टर नंबर 2 है, अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से। तो उससे आप जरूर एक बार पढ़ लेना, स्टडी मॉड्यूल को मत इग्नोर करना, स्टडी मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आएंगे। अब स्टूडेंट पूछता है सर आपके जो नोट्स हैं क्या उसमें कवर है, जो आपने हैंडबुक दी हुई है क्या उसमें कवर है? बिल्कुल कवर है बच्चों, जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमने आपको बुक्स दी हैं, उसमें भी आपका पूरा स्टडी मॉड्यूल कवर है। टेंथ देखना, 10th एंट्री में आपसे बात करता हूं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी ₹4, 2000 रिटर्न बाय हिम। कुछ गुड्स थे जो कि सोल्ड किए गए थे मिस्टर बी को। आपको याद है कि नहीं याद है? मैं दिखा देता हूं, ये वाला था, एंट्री नंबर 4 थी, एंट्री नंबर 4 थी। क्या थी एंट्री नंबर 4? आपने मिस्टर बी को गुड सोल्ड किए थे 35,000 के, उसी 35,000 में से 2,000 के गुड्स मिस्टर बी ने हमें वापस कर दिए। यानी जब मैंने माल बेचा तो मेरे पास सिर्फ माल गया था और मिस्टर बी मेरा डेटर बना था। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो माल मेरे पास वापस आ रहा है, कोई भी कारण रहा हो, डिफेक्टिव निकल गए हो गुड्स, कोई भी कारण रहा हो, अब वो माल मेरे पास वापस आ रहा है। तो ये 4th एंट्री है, ध्यान रखना। 35,000 के गुड्स आपने सोल्ड किए थे। अब देखना यहां पे, जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो गुड्स वापस आ रहे हैं ना, तो आप एक अकाउंट ओपन करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, एक अकाउंट ओपन करोगे आप, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या हो रहा है, मेरे गुड्स जो कि मेरे एसेट हैं, मेरे गुड्स जो कि मेरे एसेट हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो एसेट मेरे, वो गुड्स मेरे वापस आ रहे हैं। तो मेरे गोडाउन में मेरे गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जब मेरे गोडाउन में मेरे गुड्स इंक्रीज होते हैं तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे डेबिट करता हूं बच्चों। गुड्स है, एसेट है, इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट। दूसरा अकाउंट जो हम ओपन करेंगे वो ओपन करेंगे मिस्टर बी का। जब मैंने मिस्टर बी को गुड सोल्ड किए थे तो मिस्टर बी मेरा क्या बना था, जब मैंने मिस्टर बी को गुड सोल्ड किए थे तो मिस्टर बी बना था मेरा डेटर, एसेट। मैंने उसको कितने के गुड सोल्ड किए थे, एंट्री नंबर 4 अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो एंट्री नंबर 4 इससे रिलेटेड थी। एंट्री नंबर 4 में मैंने उसको 35,000 के गुड्स सोल्ड किए थे। अब उस 35,000 के गुड्स में से 2,000 के गुड्स वापस आ गए। तो जब मैंने उसको 35,000 के गुड्स सोल्ड किए थे तो मुझे उससे कितना पैसा लेना था, 35,000। मैं कभी भी उसको फोन कर देता था, भाई मिस्टर बी 35,000 दो, 35,000 दो, 35,000 दो, लेकिन अब उसने 2,000 का माल वापस कर दिया। तो अब मैं उससे 35 मांग पाऊंगा क्या? नहीं मांग पाऊंगा बच्चों। अब मैं उससे सिर्फ कितने मांग पाऊंगा, मैं उससे 33 मांग पाऊंगा। तो इसका मतलब जिससे मैं पहले 35 मांग रहा था अब मैं 33 मांगूंगा, तो 2,000 से मेरे गुड्स क्या हो गए, मेरा डेटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये डिक्रीज हो गया। तो जब ये डिक्रीज हो गया तो मैं इसे क्या कर दूंगा, मैं इसे क्रेडिट कर दूंगा। मिस्टर बी डेटर थे, एसेट थे, डिक्रीज हो गए। अब जो डेबिट है, कौन डेबिट है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट। कितने के गुड्स वापस आए, 2,000, 2,000 बीइंग सेल्स रिटर्न रिसीव्ड। आपको सेल्स रिटर्न रिसीव हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई, एंट्री नंबर 11। अब इसी से ना मैं पेमेंट वाली एंट्री आपकी लिंक कराता हूं बच्चों। आपने 35,000 के गुड सोल्ड किए, आपको 35,000 मिलने चाहिए थे, उसमें से 2,000 का माल वापस चला गया। हमने कहा चलो 33 तो दे दो,
हमने बोला भाई साहब 33 दे दो, उन्होंने मुझे 33 नहीं दिए, देखो कितने दिए, ₹32,000 received from Mr. B in full and final settlement। लो जी, इतना मांगने के बाद भी हमको सिर्फ कितने मिले, 32,000। We received only ₹32,000 from Mr. B against our dues that was ₹33,000। हमें उनसे लेना कितना था, 35,000। 2,000 का माल उन्होंने वापस कर दिया। हमने कहा चलो 2,000 का माल वापस कर दिया तो हमारे 33 दे दो। उन्होंने 33 ना देकर सिर्फ कितना दिया, उन्होंने 32 दिया। तो ये जो 32,000 हमें उनसे मिला, अब मुझे बताओ आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आंसर इज आपका नुकसान हुआ सर। कितने का, 1,000 का नुकसान हो गया। तो देखिए कैसे एंट्री करोगे आप। जब हमारा ऊपर हमने किसी से माल खरीदा था, परचेज किया था ना मिस्टर सी से, और जब परचेज किया था, जब हमने उनको पेमेंट की थी तो हमने 500 रुपए कम पे किए थे एंट्री नंबर 9 में। तो हमें जो 500 रुपए कम पे करने पड़े थे, वो 500 रुपए हमारा फायदा बन गया था। यहां उसका रिवर्स है, उसका उल्टा है। मिलने थे 33, मिले 32, तो 1,000 रुपए का हमारा नुकसान हो गया। एंट्री 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 से पहले जरा चेक करते हैं कौन से अकाउंट इंपैक्ट होंगे। सबसे पहले मिस्टर बी, जो कि हमारे D4 डेटर हैं। इनका अकाउंट था कितने से, 33,000 से। क्या थे ये हमारे डेटर्स थे, ये हमारे डेटर्स थे। अब ये डेटर क्या हो गए सर, अभी तक तो मैं इनको फोन करके मांग लेता था, पैसे दे दो पैसे दे दो, अब नहीं मांग पाऊंगा। तो डेटर्स जो मेरे एसेट हैं वो क्या हो गए, वो डिक्रीज हो गए। और जब आपके एसेट डिक्रीज हो जाते हैं तो आप उन्हें क्या करते हो, जब आपका एसेट डिक्रीज होता है तो आप उसे करते हो क्रेडिट। क्या करते हो आप उसे करते हो क्रेडिट। एसेट डिक्रीज हो गए, आपने उसे कर दिया क्रेडिट। सेकंड, दूसरी चीज आएगा आपके पास कैश अकाउंट। कैश कितना मिला आपको, आपको कैश मिला 32,000। कैश आपको मिला 32,000। कैश भी मेरा क्या है, एसेट है। कैश भी मेरा क्या है, एसेट है। अब कैश मेरा एसेट है, वो क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा तो आ रहा है, तो मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे डेबिट करता हूं। अब बात करता हूं उस 1,000 रुपए की जो मुझे मिलना था लेकिन नहीं मिला, उसको हम लोग नाम देते हैं डिस्काउंट अलाउड। ₹1,000, 1,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या बना, डिस्काउंट अलाउड मेरा खर्चा बना। और खर्चे को मैं क्या करता हूं, खर्चे को मैं डेबिट करता हूं। तो देखो आपके पास ये दोनों एंट्री आप कंपेयर कर लो, एंट्री नंबर 9 और एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 9 में देखो, एंट्री नंबर 9 में मिस्टर सी जो लाइबिलिटी थी, ये वाला पार्ट मैं आपके साथ आपको कंपेयर कराना चाह रहा हूं। यहां पे क्या था, डिस्काउंट रिसीव था। यहां पे क्या है, यहां पे डिस्काउंट अलाउड है। यानी जब आपको किसी से पैसा लेना था और आपको कम पैसा मिला तो वो हो गया डिस्काउंट अलाउड। आपको किसी को पैसा देना था, कम पैसा देना पड़ेगा, तो वो हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। आगे बढ़ते हैं। अब इसी एंट्री को कंप्लीट करें। डेबिट क्या हुआ है, एक तो कैश डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितने से डेबिट हुआ है, 32,000 से। दूसरा आएगा आपके पास जो डेबिट होगा वो है डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना, 1,000 रुपीज टू मिस्टर बीज अकाउंट। मिस्टर बी आपके डेटर कितने से खत्म हो जाएंगे, पूरे 33,000 से।
being amount received from Mr. B in full settlement। ये देख लो भाई, ये आपके पास 11th एंट्री हो गई। और एंट्री करें आगे, चलो और एंट्री समझते हैं आगे। और एंट्री में आप देख लो, मान लो मैं आपसे कहता हूं सैलरी पेड ₹15,500। आपने सैलरी पे करी है किसी को 15,500। कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे? एक तो होगा सैलरी, सैलरी मेरा क्या है? सैलरी मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करता हूं मैं? डेबिट। दूसरा कौन सा है? दूसरा कैश है, कैश मेरा एसेट है, कैश मेरा एसेट है। एसेट क्या हो रहा है? एसेट क्या हो रहा है? एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो मैं उसे करता हूं क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी आपके पास सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,500 15,500। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,500 15,500। बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपके साथ कुछ एक दो टिपिकल एंट्री देखता हूं, कुछ एंट्री करता हूं। जैसे जैसे अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। अमाउंट ओनर ने यानी मालिक ने विड्रॉन किया है फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए। तो अमाउंट विड्रॉन किया है ओनर ने फॉर हिज पर्सनल यूज, लेट से 5,000 रुपए। 5,000 रुपए विड्रॉन किए हैं ओनर ने पर्सनल यूज के लिए। जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट कहता था कि बिजनेस में अगर आपने पैसा लगाया है, आप ओनर हो, आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो वो पैसा बिजनेस का हो गया। अब अगर आप उसमें से कुछ पैसा निकाल कर घर ले जाते हो तो वो ड्राइंग मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? ड्राइंग मानी जाएगी। तो यहां पे एक अकाउंट जो ओपन होगा वो ओपन होगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है मेरी कैपिटल पे, ड्राइंग्स का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है मेरी कैपिटल पे। यानी कि अगर मैं ड्राइंग करूंगा तो उससे मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरी कैपिटल क्या हो गई? मेरी कैपिटल कम हो गई। और जब कैपिटल कम होती है तो मैं उसे क्या करता हूं? मैं उसे करता हूं डेबिट। अगर मेरी कैपिटल कम हो रही है तो मैं उसे क्या करूंगा? मैं उसे करूंगा डेबिट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डिक्रीजेज हो गई। इसके अलावा दूसरा अकाउंट जो आएगा, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में से पैसा निकाला है तो दूसरा अकाउंट आएगा कैश। कैश मेरा एसेट हो गया और वो भी बिजनेस में से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जब कैश यानी एसेट कम होता है तो मैं उसे क्या करता हूं? मैं उसे क्रेडिट करता हूं। जब मेरे बिजनेस में से कैश कम होगा तो मैं उसे क्या करूंगा? मैं उसे क्रेडिट करूंगा। तो आपके पास जो एंट्री बनेगी ना, वो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000 बीइंग drawings made, being drawings made। 14th एंट्री और देखो, goods withdrawn by owner for his personal use of rupees 2,000।
अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कुछ गुड्स उठाकर, गुड्स हो गया, मान लो मेरा बिजनेस है और मैं डील करता हूं किसमें 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 किसमें, मैं डील्स करता हूं सर स्टेशनरी आइटम्स में। तो मैंने स्टेशनरी आइटम परचेज किया तो वो मेरी क्या बनी थी, वो मेरी परचेजेस बनी थी। जब मैंने स्टेशनरी आइटम डील किया तो वो मेरी क्या बनी थी, वो मेरी परचेजेस बनी थी। अब मेरे घर पे कुछ बच्चे हैं, कुछ मेरे बच्चे हैं घर पे जिनको स्टेशनरी की जरूरत है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई मैं दूसरे की दुकान से स्टेशनरी ला के दूंगा, मेरे खुद की जो दुकान की स्टेशनरी है वो बेकार है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो स्टेशनरी है जो मैंने परचेज किया था उनको अपने घर ले जाऊंगा अपने पर्सनल यूज के लिए। बच्चे तो पर्सनल है ना मेरे, तो अपने पर्सनल यूज के लिए मैं उस स्टेशनरी को घर ले गया। तो ये भी क्या कहलाएगी, ये भी आपकी ड्राइंग्स ही कहलाएगी, ध्यान रखना। आप गुड्स विड्रॉन करो या आप कैश विड्रॉन करो, दोनों ही आपकी ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मैंने बताया था क्या होगा, ड्राइंग्स की वजह से मेरी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो मैं उसे करता हूं डेबिट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जब गुड्स विड्रॉन करोगे तो जो अकाउंट आपका यूज होगा वो यूज होगा परचेजेस, इसको ध्यान रखना भाई। परचेजेस में क्या किया था, परचेजेस में मैंने गुड्स परचेज किए थे बिजनेस के लिए, लेकिन उसमें से कुछ गुड्स मेरे बिजनेस के लिए यूज नहीं हुए, उन्हें मैं घर ले गया। तो मेरे वो गुड्स जिनको मैं एसेट कहता हूं वो मेरे बिजनेस के लिए थे, लेकिन मेरे बिजनेस में से निकल गए, तो मेरे बिजनेस में से क्रेडिट डिक्रीज हो गए। ऐसे डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, ऐसे डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनी डेबिट वाला पहले, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट, ₹2000, ₹2000 being goods withdrawn for personal use। तो देख लो भाई, अगर कैश विड्रॉन करोगे तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा, अगर कैश विड्रॉन करोगे तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा, अगर गुड्स विड्रॉन करोगे तो भी ड्रॉइंग्स डेबिट होगा। फर्क क्या आएगा, जब कैश विड्रॉन होगा तो कैश क्रेडिट होगा, लेकिन जब गुड्स विड्रॉन होंगे तो परचेजेस क्रेडिट होगा। ड्रॉइंग्स यही दो होती हैं बस, या तो आप कैश विड्रॉन करोगे या फिर आप गुड्स विड्रॉन करोगे। आगे बढ़ते हैं भाई, और मेरे दिमाग में कुछ एंट्री आई है बड़ी अच्छी एक, opened a bank account and deposited ₹25,000 in bank। अब क्या करा, ओनर ने कहा यार बहुत टाइम से कैश में डील कर रहे हैं, मोदी जी का भरोसा नहीं, कब नोटबंदी कर दे, कब डिमोनेटाइजेशन कर दे, एक काम कर छोटू, सारा पैसा उठा और बैंक में जमा कराया। हमने अपने बिजनेस का सारा पैसा उठाया, सारा मतलब मात्र 25,000 रुपए, और बैंक में ले जाकर जमा कर दिया। कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे, ध्यान से समझना। एक बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मेरा एसेट है, क्या हो रहा है बैंक अकाउंट। अब मैं अगर मैं अपने गल्ला समझते हो, तिजोरी, गल्ला होता है जहां पर पैसे रखता है बिजनेसमैन, अपना सेठ जी अपने पैसे रखते हैं जहां पर, उस गल्ले में से कैश निकालकर अगर वो कैश मैं दे के आ जाऊं किसको, बैंक वालों को, अगर वो मैं दे के आ जाऊं किसको, बैंक को, तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज कर जाएगा। बैंक अकाउंट मेरा एसेट है जो कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बैंक अकाउंट मेरा एसेट है जो कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब बैंक अकाउंट इंक्रीज होता है तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे डेबिट करता हूं। दूसरा, मेरे गल्ले में से पैसे कम हो गए भाई, मेरे गल्ले में से पैसे कम हो गए, तो मेरा क्या हो गया, कैश। कैश भी मेरा क्या है, एसेट।
लेकिन कैश मेरा एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब एसेट डिक्रीज होगा तो मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे क्रेडिट करूंगा। तो जो डेबिट है पहले उसे लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 25,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 25,000, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसी से रिलेटेड मुझे एक एंट्री और याद आई। देखिए अब तो मुझे भी याद नहीं है कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, वो आपको भी नजर आ रहा है कि हमें किसी नोट्स की जरूरत नहीं है बेसिक्स आपका क्लियर कराने के लिए। जैसे जैसे बेसिक एंट्रीज आ रही हैं वो मैं आपके सामने लिखता जा रहा हूं, आई होपफुली आप भी उसको नोट कर रहे होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। बीइंग कैश डिपॉजिट हो गया, एक एंट्री और लिखो, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹5,000। अब भैया बैंक में अकाउंट खुलवा दिया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती ऑफिस में। तो ऑफिस में हमें लगातार कैश की जरूरत पड़ती है। तो वो कैश हम कहाँ से लाएंगे, वो कैश हम लोग अपना विड्रॉ करेंगे। कहाँ से विड्रॉ करेंगे, हम विड्रॉ करेंगे बैंक से। तो जब आप बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका एसेट है, और वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। और जब आपका एसेट डिक्रीज होता है तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे, इसी की वाइस वर्सा है। एंट्री नंबर 16 एंट्री नंबर 15 की ही अपोजिट एंट्री है। दूसरा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट भी मेरा क्या है, कैश अकाउंट मेरा एसेट है। और ये एसेट क्या हो रहा है, अब कैश तो मेरे पास आ रहा है ना, मेरे गले में कैश आ गया, तो कैश अकाउंट मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं डेबिट करूंगा। तो उसी का वाइस वर्सा है। अगर आप देखोगे एंट्री नंबर 15 और 16 अपोजिट है। तो कैश आपका इंक्रीज हो गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 5,000 टू बैंक अकाउंट कितना, 5,000, बीइंग कैश withdrawn from बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट एंट्री की, एंट्री नंबर 17 में आपसे बात करता हूं। इसी को आगे बढ़ाता हूं, अभी और जनरल एंट्रीज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे एक एंट्री मेरे दिमाग में आ रही है कि भाई आपने लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक ₹50,000। आपने 50,000 का लोन ले लिया भाई। बताओ जरा क्या लगता है आपको, क्या एंट्री होगी, कौन से दो अकाउंट है जो इंपैक्ट करेंगे अगर आप लोन ले रहे हो बैंक से। एक तो अकाउंट आएगा भाई बैंक, क्योंकि पैसा आपके पास बैंक में आएगा, तो एक तो आएगा बैंक अकाउंट और एक आएगा लोन अकाउंट। जो दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे वो दोनों ये हैं, एक बैंक अकाउंट और एक लोन अकाउंट। अब अगर मैं आपसे बोलूं भाई अगर मैंने 50,000 का लोन लिया है तो मेरे बैंक में तो पैसा इंक्रीज होगा। तो बैंक जो कि मेरा एसेट है, वो एसेट क्या हो रहा है, वो एसेट इंक्रीज हो रहा है। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे डेबिट करता हूं। जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो मैं उसे क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। दूसरा लोन क्या है, लोन मेरे लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे क्रेडिट करूंगा। तो जो एंट्री मेरे पास बनी, वो एंट्री मेरे पास बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 50,000 50,000। आपने लोन लिया 50,000 का, ये एंट्री आपके पास बनी। आप लिखोगे बीइंग लोन टेकन या लोन रेज्ड
बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये आपके पास आ गया। 18th एंट्री पे अगर मैं आता हूं, आपके पास ये लोन आ गया। अब मैं आपसे इसी के रिगार्डिंग एक एंट्री और कहता हूं, मैं आपको कहता हूं ईएमआई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000, EMI ₹12,000 इज पेड। आपने ना एक ईएमआई समझते हो, लोन की किस्त हो गई। ये जो लोन आपने लिया, इसी लोन के लिंक में मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एक ईएमआई पे की, और उस ईएमआई में दो पार्ट्स हैं, एक हो गया आपका इंटरेस्ट का पार्ट और एक हो गया आपका लोन का पार्ट। यानी अगर अब मैं देखूं इस 12,000 को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मैं आपसे बोलूंगा इंटरेस्ट कितना पे हुआ है 5,000, तो लोन कितना पे हुआ है, लोन पे हुआ होगा बचा हुआ 7,000। टोटल 12,000 में से 5,000 का तो इंटरेस्ट हो गया, बचे हुए 7,000 का आपका क्या हो जाएगा, लोन की रिपेमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास निकल कर आएगा। जो अकाउंट आप ओपन करोगे इसमें टोटल 3 अकाउंट ओपन होंगे बच्चों। एक होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि आप पे कर रहे हो कितने से, पूरा 12,000 पे कर रहे हो आप, तो आपका बैंक जो कि एसेट होता है, पैसा जा रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे क्रेडिट करता हूं। दूसरा इसमें जो आएगा ना एक, वो आएगा बैंक लोन, और ये वही बैंक लोन है जो आपने लिया था, ये उसी लोन का पार्ट है, इस वाले का। कितने का लोन लिया था, 50,000। उस 50,000 में से 7,000 लोन का अमाउंट, 7,000 लोन का अमाउंट, 7,000 लोन का अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं। तो बैंक लोन हो गया ₹7,000। और बैंक लोन क्या था मेरा, मैंने आपको ऊपर बताया था, बैंक लोन थी मेरी लाइबिलिटी, बैंक लोन थी मेरी लाइबिलिटी। अगर बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी थी और उस लाइबिलिटी को मुझे पे करना है, बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी थी, उस लाइबिलिटी को मुझे पे करना है, तो मैं पे करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। बैंक लोन हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। तीसरा आता है इंटरेस्ट, जो हमने इंटरेस्ट पे किया। कितने का इंटरेस्ट पे किया है मैंने, 5,000 का। ये 5,000 का जो मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस जब होता है तो मैं उस एक्सपेंस को क्या करता हूं, मैं उस एक्सपेंस को डेबिट करता हूं। 3 आ गए आपके पास। सबसे पहले डेबिट 2 हैं, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। बल्कि आप इसको ना बैंक लोन मत लिखो, क्योंकि हमने ऊपर भी इसको ना सिर्फ लोन लिखा है। तो लोन अकाउंट डेबिट 7,000, ये आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5,000, ये आपका एक्सपेंस हो गया। टू बैंक अकाउंट, बैंक से कितना पे किया मैंने, 12,000, तो 12,000 मेरा बैंक से चला गया। बीइंग EMI ऑन लोन इज पेड, इस तरीके से कुछ आ गया ये। ठीक है जी। और एंट्री देखें, एक एंट्री और मेरे दिमाग में आ रही है। कब तक लिखता रहूंगा मैं ये एंट्री, जब तक मेरे दिमाग में आती रहेगी, आप लोग भी देखते रहो। 19th एंट्री आई मेरे पास एक, बिजनेस गिव्स गुड्स ऑफ ₹2,000 एज चैरिटी। बिजनेस गिव्स गुड्स ऑफ ₹2,000 एज चैरिटी। 2,000 के गुड्स आपने चैरिटी में दे दिए। अब यहां समझना भाई, सबसे पहले एक अकाउंट जो ओपन आप करोगे वो होगा चैरिटी।
चैरिटी अकाउंट जो ओपन हुआ तो चैरिटी मेरे लिए क्या हो गया, चैरिटी मेरे लिए खर्चा हो गया। खर्चा क्यों हो गया, मैंने चैरिटी कर दी। अब ये उम्मीद लगाना बेकार है कि सर सामने वाला मुझे दुआएं देगा और उन दुआओं से मेरा भला होगा। दुआएं देगा तो अच्छी बात है, लेकिन वो दुआएं आपका जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए अगर आप कोई चैरिटी करते हो तो वो चैरिटी आपका क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस होता है तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे डेबिट करते हैं बच्चों। दूसरी चीज, आपके क्या गए हैं मुझे बताओ, क्या दिया है आपने, आपने दिया है गुड्स। और जब आप गुड्स दोगे, जब आप गुड्स दोगे तो गुड्स जब भी जाएंगे आपके पास से विदाउट सेल, यानी सेल नहीं हो रही वैसे ही गुड्स जा रहे हैं, तो हमेशा जो अकाउंट आपका घटेगा वो होगा परचेजेस। कौन सा अकाउंट घटेगा, परचेजेस अकाउंट घटेगा। तो परचेजेस में मेरे गुड्स मेरे एसेट होते थे, वो डिक्रीज हो रहे हैं। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे क्रेडिट करता हूं। एंट्री आ गई, चैरिटी जो डेबिट हुआ पहले उसे अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने की चैरिटी की मैंने चैरिटी की 2000 की। बीइंग चैरिटी मेड, आपने चैरिटी कर दी। अब और देखते हैं एंट्री नंबर 20। अब हो सकता है आपने यहाँ पे गुड्स की चैरिटी की, बट ये भी हो सकता है कि आप गुड्स की चैरिटी ना करके किसकी चैरिटी करते, आप चैरिटी करते अमाउंट में, पैसों में। तो सिंपल चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस की जगह क्या आ जाता, टू कैश आ जाता। बस टू परचेजेस की जगह क्या आ जाता, कैश आ जाता। परचेजेस कब कब क्रेडिट हो रहा है, परचेज क्रेडिट हो रहा है अगर आप गुड्स लेकर जा रहे हो अपने घर ड्रॉइंग्स के तौर पर, या फिर आपने गुड्स दे दिए चैरिटी में एज अ फ्री सैंपल दे दिए। इसमें फ्री सैंपल भी आता है एक, जैसे अगर मैं कहता हूं गुड्स ऑफ ₹1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एज अ फ्री सैंपल। तो जब आप फ्री सैंपल करोगे तो वो हो गई आपकी एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। और फ्री सैंपल भी लिख देते हैं कई बार हम लोग इसको। अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट में परचेजेस ही होगा क्योंकि गुड्स आपके जा रहे हैं। कितने, 1000। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 1000। एडवर्टीजमेंट डेबिट क्यों किया हमने, एडवर्टीजमेंट डेबिट किया हमने क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। परचेजेस क्यों क्रेडिट किया मैंने, परचेजेस क्रेडिट किया क्योंकि मेरे जो गुड्स थे जिनको मैं एसेट कहता हूं वो डिक्रीज हो गए, तो वो क्रेडिट होता है भाई। ये आपके फ्री सैंपल के तौर पर हो गए, ठीक है जी। अच्छा, एक इसी में कुछ एंट्रीज आती हैं, या चलो मैं आगे नहीं करा रहा अभी इन एंट्रीज को, मैं इन एंट्रीज के पार्ट को यहीं रोकता हूं। मैं आपके साथ ना एक कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं, मैं आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं। एक अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे बात करता हूं आउटस्टैंडिंग, है तो जनरल एंट्री का ही पार्ट, लेकिन उनसे अलग रखता हूं मैं इसको। आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस, एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंसेस एंड इनकम। अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब बताया था ना मैंने, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी हमने पे नहीं किए, पे करने बाकी हैं। तो अगर मेरे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, मेरे खर्चे बकाया हैं, तो वो मेरी क्या बनती है, वो मेरी बनती है लाइबिलिटी। क्या बनती है, वो मेरी बनती है लाइबिलिटी। अगर मैंने एक्सपेंस एडवांस में कर दिया तो जब मैं एसेट बनेगा वो मेरा। जब भी आप कोई खर्चा एडवांस में पे करते हो तो वो आपका क्या बनता है, वो आपका एसेट बनता है बच्चों। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब मुझे किसी से पैसा लेना है, पैसा लेना अभी बाकी है, मुझे पैसा अभी उससे मिला नहीं है, तो वो मेरा क्या बनेगा, वो मेरा एसेट बनेगा।
एडवांस, अगर इनकम मुझे एडवांस में मिल गई तो वो मेरी क्या बनेगी, वो मेरी लायबिलिटी बनेगी। इनकम अगर मुझे एडवांस में मिल गई तो वो मेरी क्या बनेगी, वो मेरी लायबिलिटी बनेगी बच्चों। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है। इसी के ऊपर अगली 4 जर्नल एंट्रीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अब। तो मैं इसको दोबारा से स्टार्टिंग कर रहा हूं 1 नंबर से, मैं दोबारा 1 नंबर से कर रहा हूं, वो 20 अलग थी। जैसे मान लो मैं आपके साथ बात करता हूं रेंट ऑफ ₹5,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। रेंट है, कितने का रेंट है, 5,000 का, और वो क्या है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी रेंट अभी आपने पे नहीं किया, अभी आपने रेंट पे नहीं किया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, भले ही आपने कोई खर्चा अभी नहीं किया, अगर वो एक पर्टिकुलर पीरियड का खर्चा है तो वो आपका खर्चा माना जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक बात करता हूं, जैसे 1 अप्रैल 2019 से मेरा ईयर चला 31 मार्च 2020 तक। 1 अप्रैल 2019 से मेरा साल चला 31 मार्च 2020 तक। मेरा जो पर मंथ रेंट है वो है ₹10,000, लेकिन एक्चुअल जो मैंने पे किया वो पे किया 1,10,000, है ना, जबकि मुझे पे कितना करना था, 10,000 इंटू 12 1,20,000, लेकिन मैंने पे कितना किया, सिर्फ 1,10,000। तो मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 रुपए रुका हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे को एक्सपेंस कितना दिखाना होगा, एक्सपेंस ऑफ रेंट फॉर 19-20, 19-20 का रेंट मुझे कितना दिखाना होगा। क्या मैं 1,10,000 दिखाऊंगा जो मैंने एक्चुअली पे किया, नहीं सर, कोई आपने कितना एक्चुअली पे किया उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना आपका एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेट करता है, भले ही आपने पे किया हो या ना किया हो, एक पर्टिकुलर ईयर से आपका जितना रिलेट करता है आप उसे अपना खर्चा मानोगे, सिंपल सी बात है। तो यानी कि ये जो मेरा 10,000 का खर्चा था जो मैंने अभी पे नहीं किया, क्या वो भी मेरा एक्सपेंस बना, बिल्कुल वो भी आपका एक्सपेंस बना, लेकिन क्या आपने उसको पे किया है, नहीं सर, आपने उसको पे नहीं किया है। अब अगर मैं आपसे एंट्री पूछूंगा तो देखो यहां पर मैं सिर्फ अगर इस 5,000 वाले की एंट्री पूछूंगा, सिर्फ इसकी, ये तो एग्जाम्पल था, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई 2 अकाउंट ओपन होंगे, एक तो होगा रेंट, भले ही पेमेंट ना हुई हो लेकिन फिर भी वो आपका खर्चा बनेगा, रेंट आपका खर्चा बनेगा, और रेंट जब खर्चा बनेगा तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट जो आपका ओपन होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी क्या बनती है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लायबिलिटी बनती है, और क्योंकि ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे क्रेडिट करूंगा, ठीक है। रेंट आपका डेबिट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लायबिलिटी बनती है, इंक्रीज हो रही है तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसे क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री बनी, एंट्री बनी जो डेबिट है पहले उसे लिख लो, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 5,000, being rent is outstanding, being rent is outstanding, ठीक है जी। एक मैंने आपको आउटस्टैंडिंग वाला समझाया। एक मैं आपसे बात करता हूं कि मान लो मैं कहता हूं कि भाई सैलरी थी, मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देनी होती है, कुछ सैलरी मैंने एडवांस में पे कर दी, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस ₹5,000,
15,000। 15,000 की सैलरी मैंने एडवांस में पे कर दी है अपने स्टाफ को। 15,000 की सैलरी मैंने अपने स्टाफ को 15,000 की सैलरी एडवांस में पे कर दी है। अब एडवांस से मेरा मतलब, ध्यान से समझना, एडवांस से मेरा मतलब क्या है। 1 अप्रैल 2019 से पीरियड स्टार्ट हुआ और ये पीरियड गया आपका 31 मार्च 2020 तक, ये आपका पीरियड गया। अब इसमें जो मेरी सैलरी थी, सैलरी ऑफ स्टाफ इज ₹120, लेकिन एक्चुअल जो हमने सैलरी पे की टू स्टाफ, वो पे की ₹1,35,000। यानी मैंने 15,000 एडवांस सैलरी पे की। अगर आपने 15,000 एडवांस सैलरी पे की तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सपेंस ऑफ सैलरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20 से सैलरी आपका खर्चा कितना रिलेट करेगा? जो आपने पे किया, क्या वो आपका खर्चा है? द आंसर इज नो। मैंने आपको पहले ही बताया, पे करने से सैलरी आपका खर्चा डिसाइड नहीं होता। एक पर्टिकुलर ईयर में जो आपका खर्चा है वो इसी को आप एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड बुक करते हो। चाहे आपने ज्यादा पे किया, चाहे आपने कम पे किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आपने भले ही ज्यादा पे किया बट आपका खर्चा कितना था? 1,20, तो खर्चा रहेगा भी कितना? 1,20। इसका मतलब अगर मैं एडवांस में कोई खर्चा करता हूं तो वो मेरा खर्चा कैलकुलेट नहीं होगा करंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट होगा। करंट ईयर में वो मेरा खर्चा कैलकुलेट नहीं होगा। अब यहां ध्यान से समझना, मैं पहला अकाउंट जो ओपन करूंगा वो करूंगा बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने पे किया है एडवांस में। बैंक अकाउंट मेरा एसेट है, पैसा पैसा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा बैंक डिक्रीज हो रहा है। बैंक अकाउंट एसेट डिक्रीज हो गया। और अगर एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है तो आप उसे क्या करते हो? आप उसे क्रेडिट करते हो। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरी चीज, सैलरी आपका एक्सपेंस है, और जब आप किसी भी एक्सपेंस को एडवांस में पे करते हो, एक सेकंड, जब आप किसी भी एडवांस को एक्सपेंस को एडवांस में पे करते हो तो वो आपका क्या बनता है? वो आपका एसेट बनता है। तो मैं यहां पर इसको भी एसेट बनाऊंगा अपना। तो मेरे पास जो दूसरा अकाउंट ओपन होगा उसको मैं नाम दूंगा एडवांस सैलरी। कितनी हुई एडवांस सैलरी? एडवांस सैलरी मैंने दी थी तो वो भी मेरा बना एसेट, और मेरा एसेट यहां पर हो रहा है इंक्रीज। एडवांस में अगर आप सैलरी दे रहे हो तो आपका एसेट हो रहा है इंक्रीज। तो ये क्या करेंगे हम? इसको करेंगे हम लोग डेबिट। डन। थर्ड, ये हमारी एक एंट्री हो गई, तो इसकी एंट्री आप पास कर सकते हो। जो डेबिट हुआ है पहले उसको लिख लो, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी आपने सैलरी एडवांस में पे की? 15,000। बीइंग सैलरी पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में सैलरी पे कर दी। नेक्स्ट, अब मैंने आपको एक्सपेंस के दोनों बता दिए। एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो लायबिलिटी बनेगी, उसकी क्या एंट्री होगी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। एक्सपेंस अगर आप एडवांस में पे कर देते हो वो आपका एसेट बनेगा, उसकी क्या एंट्री हुई वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब हम अगली दो एंट्री इनकम पे बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि भाई इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ₹1,000। 1,000 का इंटरेस्ट है टू बी रिसीव्ड। टू बी रिसीव्ड का मतलब है अभी मिला नहीं है, आपको फ्यूचर में मिलेगा। टू बी रिसीव्ड का मतलब है अभी मिला नहीं है, आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो अब यहां पे ध्यान से समझना, भले ही ना मिला हो,
मैं बार बार बोल रहा हूं, पेमेंट से मैटर नहीं करता। आपकी पेमेंट हुई नहीं हुई, आपको पेमेंट मिली या नहीं मिली, उससे आपका एक्सपेंस, आपकी इनकम मैटर नहीं करती। जो एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेट करती है वो आपका एक्सपेंस है, जो एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेट करता है वो आपकी इनकम है, चाहे वो मिला हो, चाहे ज्यादा मिला हो, चाहे कम मिला हो। ऐसे यहां पर अगर इंटरेस्ट आपको नहीं भी मिला तब भी वो आपकी इनकम है। तो यहां पे जो अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, एक वो होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरी क्या है, इनकम, भले ही ना मिली हो बट मैं उसे इनकम मानूंगा। और इनकम जब होती है, जब इंक्रीज होती है, तो मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे क्रेडिट करता हूं। दूसरा इंटरेस्ट हो गया। दूसरा आएगा आपके पास, या तो लिख लो एक्रूड या फिर लिख लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक ही बात है। हालांकि मोस्टली देखा गया है ऑथर्स जो हैं वो इनकम जब बकाया होती है तो उसे एक्रूड बोलते हैं, एक्सपेंस जब पे करना बकाया होता है तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। हालांकि इन वर्ड्स का इनकम और एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो आप एक्रूड लिख लो या आउटस्टैंडिंग लिख लो, बात एक ही है। और जब कोई इनकम मिलनी बाकी होती है, जैसे ये एक्रूड है, तो वो आपका क्या बनता है, वो आपका एसेट बनता है। तो एक इनकम जो मिलनी बाकी है वो आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे डेबिट करोगे। डन। एंट्री, एंट्री क्या हो गई, जो डेबिट है पहले उसे लिख लो, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अकाउंट डेबिट टू accrued interest, outstanding interest, account debit to interest account, accrued interest, outstanding interest, account debit to interest account। कितना, 1000 1000 1000 1000 being interest is accrued। तो हमने इनकम भी देख लिया। अब मैं देखता हूं आपके साथ कि अगर इनकम एडवांस में मिलती है तो क्या होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹1500। इंटरेस्ट जो कि आपको एडवांस में मिला 1500 रुपए। एडवांस का क्या मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट अगले साल मिलना था लेकिन वो आपको पहले ही मिल गया। तो इंटरेस्ट अगर आपको एडवांस में मिला है वो भी कितना, 1500 रुपए। इंटरेस्ट एडवांस में मिला है वो भी कितना, 1500 रुपए। तो आप इसमें क्या एंट्री पास करोगे, देखो सबसे पहले क्योंकि आपको मिला है, एडवांस जब भी आएगा तो बैंक अकाउंट जरूर रहेगा। खर्चा एडवांस में पे किया तो एडवांस में पे किया, पैसा गया। इंटरेस्ट एडवांस में मिला तो एडवांस में आया तो पैसा आया, तो पैसा तो दोनों में चल रहा है ना एडवांस में। तो बैंक अकाउंट आपको पैसा मिला, बैंक अकाउंट आपका एसेट है, वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। एसेट अगर इंक्रीज होगा तो मैं उसे क्या करूंगा, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो मैं उसे करूंगा डेबिट। सबसे पहली बात, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो मैं उसे करूंगा डेबिट। ठीक है। दूसरी चीज जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा एडवांस इंटरेस्ट। जब भी आपको कोई इनकम एडवांस में होती है तो मैं उसे क्या कर, वो मेरी क्या बनती है, वो मेरी बनती है लायबिलिटी। कोई भी आपको इनकम एडवांस में होगी तो वो बनेगी आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है भाई, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसे करते हो क्रेडिट। तो एंट्री निकल कर आई डेबिट वाला पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट 1500 1500। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब तक मैंने आपके साथ टोटल 24 जनरल एंट्री डिस्कस की हैं, जितनी आपकी स्टडी मॉड्यूल में भी नहीं है। आप स्टडी मॉड्यूल में देखोगे उससे ज्यादा लेवल मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। ये भी है कि आप में से काफी स्टूडेंट 11th में इसको पढ़कर आए हो, फिर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि कोई लूप होल्स नहीं छोड़ना है अपने को। साइंस के बच्चे हो तो भी आपको समझ आ गया होगा, आर्ट्स के हो तो भी समझ आ गया होगा, कॉमर्स के हो तो रिवीजन अच्छी हो गई होगी।
अब जो हमारी कुछ टिपिकल एंट्रीज भी होती हैं, जीएसटी की एंट्रीज यहां नहीं है। अगर आप रिसेंटली पास आउट हो 11th 12th में, तो आपके मन में एक डाउट होता है कि सर 11th में जीएसटी भी था। तो बच्चे आपके पास फाउंडेशन में जीएसटी नहीं है, तो जीएसटी की जनरल एंट्रीज आएंगी, ऐसा नहीं है। अब कुछ एंट्रीज हो गई, जैसे कि मान लो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तो वो इतना कोर्स का पार्ट नहीं है और यहां से क्वेश्चन आता भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास जनरल एंट्री से क्वेश्चन आ जाएगा उठ के, नहीं आएगा सर। लेकिन एक चैप्टर होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर, जो कि हम लोग करेंगे भी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के को करने के लिए आपको पहले बेसिक जनरल एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज एनपीओ, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, उन सबके लिए आपको जनरल एंट्रीज पता होना चाहिए। कहीं पर भी फंसोगे जनरल एंट्री बाहर निकालेगी, लेकिन अगर जनरल एंट्री ही नहीं आती होगी तो फंसे होगे तो और फंस जाओगे। जो थोड़ी बहुत उम्मीद है बाहर आने की वो भी नहीं आ पाओगे। तो इसलिए मैंने आपके साथ जो बेसिक जनरल एंट्रीज थी वो डिस्कस की। कहीं अगर कोई, जैसे हम फाइनल अकाउंट करेंगे तो फाइनल अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनीज का केस आएगा, वहां पर मैं आपके साथ वो वाली एंट्रीज भी डिस्कस करके चलूंगा। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है उसमें जनरल एंट्री वाला पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया। अब मैं आपके साथ बात करूंगा एक लेजर की, और अपने इस वाले लेक्चर में मैं सिर्फ आपको लेजर बनाकर दिखाऊंगा। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ लेजर बनाना सिखाऊंगा। 20 एंट्रीज जो हमने ऊपर करी है, उन 20 एंट्रीज का हम लोग लेजर बनाएंगे। मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको इस लेक्चर में लेजर बनाना सिखाऊंगा, लेजर बना के मैं आपको छोड़ दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले प्लीज इन 20 के 20 का लेजर बना के रखना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर की जब मैं स्टार्टिंग करूंगा तो मैं सारे 20 के 20 लेजर नहीं बनाऊंगा बच्चे, बहुत टाइम लगेगा, कोई फालतू का काम है वो सब। आप सिर्फ क्रॉस चेक करना उससे कि आपका ठीक है या नहीं, तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं शुरू करता हूं। देखो लेजर कैसे बनता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कहां से हमारी एंट्री शुरू हुई थी? यहां से हमारी एंट्री शुरू हुई थी। लेजर्स, लेजर्स मैंने आपको बताया था ना कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हो। तो ये हमने जो जनरल एंट्रीज पास की, ये हमने रिकॉर्डिंग की सारी, हमने फुल फ्लैश रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग करते थे उसको क्लासीफाई। तो वो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ना, वो क्लासिफिकेशन लेजर में होती है। वो लेजर में आपको थोड़ा सा बता के चलूंगा कैसे बनता है। हर एक जनरल एंट्री को आपको चेक करना है। जैसे पहली जनरल एंट्री में कौन कौन से अकाउंट हैं? कैश और कैपिटल। तो दो लेजर यहां से निकल कर आ गए, एक कैश और एक कैपिटल। फिर मैं आगे बढ़ता हूं सेकंड एंट्री की तरफ। तो सेकंड एंट्री में मेरे पास दो अकाउंट थे, एक परचेजेस और एक कैश। तो कैश तो मैंने बनाया हुआ है, तो दोबारा कैश नहीं बनाना। कौन सा बनाएंगे हम? परचेजेस। जब मैं थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ा तो थर्ड एंट्री में फर्नीचर और कैश। तो फर्नीचर बनाना है, कैश बना हुआ है, तो आपने फर्नीचर बनाना है। फिफ्थ एंट्री की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो फिफ्थ एंट्री में हमारे पास कैश और रेंट। बल्कि फोर्थ एंट्री की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो फोर्थ में हमारे पास एक मिस्टर बी है और सेल्स है। तो ये भी हमको बनाने हैं, दोनों बनाने हैं। मिस्टर बी भी नहीं बनाया हमने और सेल भी नहीं बनाया। तो एक मैं बनाऊंगा मिस्टर बी और एक मैं बनाऊंगा सेल्स। तो बच्चों इस तरीके से आपको जितने लेजर बनेंगे वो सारे बनाने हैं। मैं आपके साथ सिर्फ ये वाले डिस्कस कर रहा हूं अभी, कि मान लो मैं आपके साथ कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये लेजर डिस्कस कर रहा हूं। तो जब आप लेजर बनाओगे तो सबसे पहले आप मान लो बना रहे हो कैश अकाउंट। क्लासिफिकेशन करनी है, जितनी भी एंट्री कैश से रिलेटेड हैं वो सारी एंट्री एक जगह आ जाएंगी आपकी। जितनी भी एंट्री कैश से रिलेटेड है वो सारी एंट्री एक जगह आ जाएंगी आपकी। फॉर्मेट देख लेना, डेट,
पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। कुछ इस तरीके से चलता है ये, ठीक है जी। अब करने का तरीका देखो, अगर मैं आपके साथ एंट्री की बात करूं ना, तो हमने जो एंट्री की थी मैं वहां पे भी दिखा सकता हूं, बट आपको बार बार घूमना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं, आपने एंट्री कुछ ऐसे की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आपने ये एंट्री की थी। और अमाउंट कितना लगाया था आपने? आपने लगाया था 2 लाख। ये देखो ये रही एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख, ये आपने एंट्री की थी। तो जब ये एंट्री आपने की ना, तो अब आप देखो क्या करोगे, 2 लाख 2 लाख। हर लेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉमर्स को पता है, साइंस वाले ध्यान से समझना। ये वाला जो पार्ट होता है इधर वाला, इसको नाम दिया गया डेबिट, यहां तक ये डेबिट है। और इधर वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया गया क्रेडिट। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब मुझे बताओ कैश अकाउंट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 2 लाख से। तो ये आप कैश अकाउंट बना रहे हो ना, कैश अकाउंट में ये डेबिट वाला कॉलम है, उसमें लिख दो 2 लाख। नाम किसका आएगा? नाम आएगा जो दूसरा है, यानी अगर आपने डेबिट में कैश आ रहा है तो नीचे क्या है? 2 कैपिटल, तो नाम उसका आएगा। कुछ इस तरीके से आप लेजर पोस्टिंग करते थे, अगर आपको याद है तो। कुछ इस तरीके से आप लेजर पोस्टिंग करते थे। साथ ही साथ आप दूसरा अकाउंट बनाओगे, और दूसरा अकाउंट होगा आपके पास कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। देख लो जी। अब जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? ये जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या हुआ है? डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? ये क्रेडिट हुआ है सर। तो आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, ये वाली साइड क्रेडिट होती है ना, मैंने बताई थी 2 लाख। नाम किसका आ जाएगा? जो डेबिट में है। डेबिट में कौन है? कैश, तो उसके साथ आप लगा देते हैं बाय, तो ये बन जाता है बच्चों बाय कैश अकाउंट। कैपिटल में ना कोई और एंट्री है भी नहीं, तो अगर मैं कैपिटल की मदद से आपको क्लोज करना सिखाऊं तो देखो कैसे क्लोज होता है कोई भी अकाउंट। सारी एंट्री ऐसी करना, सारी एंट्री ऐसी होंगी। ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। अब क्रेडिट का टोटल, जो साइड बड़ी है उसका टोटल, तो यहां का टोटल कितना है? 2 लाख। यहां का टोटल कितना है? 2 लाख। ये 2 लाख का टोटल ही आप यहां पे लिखोगे, यानी जो बराबर करना है आपको, यानी डेबिट को बराबर करना है क्रेडिट के। अगर क्रेडिट का टोटल 2 लाख है तो डेबिट का भी टोटल कितना होगा? 2 लाख होना चाहिए। तो यहां कितना डालूं एज अ बैलेंस? जो ये 2 लाख हो जाए तो पूरा 2 लाख डालूंगा, और इसको नाम दिया जाता है बैलेंस CD। C फॉर कैट, D फॉर डॉग, CD। और ये हो गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। ऐसे चलता है ये। अब मैं आपके साथ इसके अलावा जो अगले अकाउंट बनाता हूं वो बनाऊंगा एक परचेज का और एक फर्नीचर का। इन दो के अकाउंट बनाते हैं हम लोग, फिर उसकी एंट्री को हम लोग पास करके देखेंगे। जरा थोड़ा सा यहाँ पे ये आ रहा है नीचे, तो मैं इसको और थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। एक बनाते हैं हम लोग परचेजेस अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एक वो रह गया ना बीच में JF,
अमाउंट, जेएफ अमाउंट, ये परचेजेस हो गया। और एक और बनाना है फर्नीचर, तो यहां बना लेते हैं फर्नीचर अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। ठीक है जी, ये एंट्री थी आपके पास। अब इन दोनों की अगर मैं एंट्री देखूं तो परचेजेस की क्या एंट्री है, परचेजेस की एंट्री ये रही, परचेजेस टू कैश। तो परचेजेस क्या हो रहा है, डेबिट 25,000 से, परचेजेस क्या हो रहा है, डेबिट 25,000 से। तो ये आपकी डेबिट वाली साइड है 25,000 से। परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू कैश, तो परचेजेस टू कैश में परचेजेस यहां पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है ना जी। और कैश में क्या हो रहा है, कैश हो रहा है क्रेडिट, तो कैश में हम लिखेंगे क्रेडिट वाली साइड, नाम आ जाएगा बाय परचेजेस। ऐसे देख रहे हो आप। दूसरी क्या एंट्री है, दूसरी एंट्री देख लेते हैं। ये हमने परचेजेस कर ली। तीसरी एंट्री हमारी फर्नीचर की थी, ये रही फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 11,000 11,000। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है 11,000 से, आ जाओ जरा फर्नीचर को ले आते हैं। फर्नीचर हमारा, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर डेबिट हो रहा है 11,000 से, नाम आ जाएगा टू कैश, फर्नीचर टू कैश। और कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है 11,000 से, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। क्या कहते हो, आ रहा है कुछ समझ। तो इस तरीके से आपकी एंट्री चलती है। फर्नीचर टू कैश हमने किया। और आपसे बात करूं एक, चलो मिस्टर बी और सेल्स की भी बात कर लेता हूं। वैसे लगभग सारे ऐसे ही चलेंगे। अब ये मैं आपके साथ मिस्टर बी की बात कर लेता हूं। मिस्टर बी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। मिस्टर बी हो गया। और एक और बना लो आप मेरी तरफ से लास्ट, बाकी आप करेंगे सेल्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। अब एंट्री चेक कर लेते हैं, यही होगी कहीं, ये रही मिस्टर बी टू सेल्स 35 35। तो मिस्टर बी डेबिट हो रहा है, मिस्टर बी डेबिट हो रहा है कितने से, 35। क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट हो रही है, तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा 35, नाम आ जाएगा बाय मिस्टर बी। तो कुछ इस तरीके से आपको लेजर्स बनाने हैं बच्चों। अपने इस लेक्चर में तो मैं यहीं रोकूंगा आपको। आप ये सारे लेजर्स एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपने जर्नल एंट्री साथ साथ रिकॉर्ड नहीं की थी
तो मैं आपको जर्नल एंट्री दिखा रहा हूं और मैं हल्का हल्का दिखा रहा हूं क्योंकि व्यूज लिमिटेड होते हैं आप लोगों के पास, हो सकता है आपने पहले जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ना की हो। मैं आपको जर्नल एंट्री दिखा रहा हूं। जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करो, यानी नोट करो, चाहे स्क्रीनशॉट लो चाहे फोटो खींचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करो। मैं आपको एक एक सेकंड रोक के इसको दिखा रहा हूं। तो अब जैसे मैंने एक सेकंड रोक रखा है तो पॉज करके चाहे तो नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये 2 एंट्री हो गई, आगे बढ़ो, ये आपकी अगली 3 एंट्री हो गई, फिर पॉज कर लेना। ये आपकी 5, ये यहां तक थी ना, अब ये आपकी 5 6 7, 5 6 7। अब आ जाओ 8 9 10। ठीक है जी, पॉज करके नोट करते रहना। फिर 11 12 13, पॉज करके नोट करते रहना। 14 15 16, इन सबके लेजर बनाने हैं आपको। 17 18, 19 20, ये हमारा आउटस्टैंडिंग और वो वाला टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके पास। अभी मैं ना इसके बाद लेजर हो जाएगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस भी उसी क्लास में हो जाएगा, यानी नेक्स्ट क्लास में मैं जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तीनों कंप्लीट करूंगा। स्टडी मॉड्यूल हो तो स्टडी मॉड्यूल लेके बैठ जाना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टडी मॉड्यूल से आपको मैच कराऊंगा तीनों चैप्टर, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। जब भी मेरे को आपको ये यकीन दिलाना होगा कि मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है तो मैं आपको स्टडी मॉड्यूल लेकर जाऊंगा। स्टडी मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं है इस दुनिया में, जब तक आप ICI में हो तब तक तो कुछ भी नहीं है। तो एक बार वो कंप्लीट करेंगे तो फिर मैं रेक्टिफिकेशन ही स्टार्ट करूंगा आपके साथ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन आता है, 6 10 4 मार्क्स कुछ भी वेटे जा सकती है, पर क्वेश्चन आएगा। ये लो जी, ये तो आपकी जनरल एंट्रीज आपने पोस्ट करके लगा ली होगी, ठीक है। अब कुछ और पार्ट जो रह गया होगा तो मैं उसके भी आपको दिखा देता हूं। ये लेजर वाला पार्ट था आपका, ये पोस्ट करके देख लिख लेना। मैंने आपके साथ ये 6 लेजर डिस्कस किए थे, बाकी आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है। तो कैश और कैपिटल हो गया, फिर मैं नीचे बढ़ा तो मेरे पास आया परचेज, फर्नीचर और मिस्टर बी, और ये भी साथ के साथ आपको उतारना है तो उतार लेना, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, डेटर, डैडी, क्रेडिटर, चाइल्ड। पोस्ट करके सारा नोट करना है। देखो व्यूज हैं बस आपके पास, फिर दोबारा रिवाइंड नहीं करोगे आप, तो इसलिए नोटिंग साथ के साथ क्या करो, पोस्ट कर करके। ये आगे के लिए भी बता रहा हूं मैं आपको और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। फिर मिस्टर बी और सेल्स, इसको पोस्ट करके देख लेना। अब अगर मैं इधर आऊं तो इधर भी है क्या कुछ? नहीं सर, यही है बस। ये वाला पार्ट देखना है तो देख लेना। तो ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया, लेजर कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर जब ओपन करोगे उससे पहले लेजर कंप्लीट कर लेना अपने। फायदे में रहोगे, जैसा बता रहा हूँ वैसे करते रहो, फायदे में रहोगे, जितना कराऊंगा उतने में से ही आएगा। कुछ इधर उधर हाथ पर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेजर कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट क्लास में, और स्टडी मॉड्यूल लेके बैठना अपने नेक्स्ट लेक्चर को ओपन करने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, थैंक यू।